जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त, जानदार, जिंदाबाद, गजब, एकदम मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम जबरदस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हिंदी वर्णमाला का टॉपिक है, मैं बात करूंगा, दूसरी क्लास है आप लोगों की थानेदार बैच में, हिंदी की क्लास, यानी कि दूसरी डेमो है, जिसका टाइम टेबल प्यारे दोस्तों आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। इस टाइम टेबल के अनुसार एप्लीकेशन में कक्षा चल रही और इसी टाइम टेबल के अनुसार आप लोगों की यूट्यूब पर कक्षा आप लोगों की चल रही है। ठीक है, बात करूंगा बैच की, तो देखिए ये आपका यूपीएसआई का थानेदार बैच है, जिसके क्लास जो शुरू हुई हैं वो 13 तारीख से आपकी शुरू हुई हैं। लाइव क्लास, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और टीचर्स एक्सपीरियंस, इसका पता आप लोगों को चल ही गया होगा, पहली डेमो में ही आप लोगों ने देख लिया होगा। इसमें कूपन कोड दिया है SI20, जिससे आपको 20% डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप फिर कॉम्बो बैच की तरफ को जाएंगे। ठीक है, उसमें प्यारे दोस्तों कोम्बो 20 आप लोगों को लगाना है। इसमें भी फीचर सेम हैं और इसकी भी प्यारे दोस्तों आप लोगों की क्लास जो शुरू हुई है वो आपकी 13 जुलाई से ही शुरू हुई है। ठीक है, पीडीएफ प्यारे दोस्तों हिंदी की डल गई है, मैंने अभी अभी चेक की है, अपनी क्लास से पहले, आने से पहले प्यारे दोस्तों। जैसी मेरी क्लास कल खत्म हुई थी उसके बाद मैंने आप लोगों की पीडीएफ ही चेक की थी, तो पीडीएफ थी भाई, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, पीडीएफ थी। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। मेरे दोस्त ज्यादा समय नहीं गवाते, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, एक तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्यारे दोस्तों री से रिरी की, देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर री से रिरी जो है, जो री से रिरी है, वो जो वर्ण है, वो जो ध्वनि है ना, वो उच्चारण के आधार पर नहीं जोड़ा जाता है। या मैं कह दूं आप लोगों से किसके आधार पर नहीं जोड़ा जाता है, कि एक तो उच्चारण के आधार पर, और एक भोलानाथ तिवारी ने भी उसको रीरी को नहीं माना है। उसका कारण क्या है? देखिए, एक तो रीरी वर्ण से संबंधित क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोगों के बीच में ये है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है आप लोगों का कि हिंदी शब्दकोश में इसका क्रम जो है वो ऊ किसके पश्चात आता है, ऐसा भी आ जाता, आता कि नहीं आता, कि हिंदी शब्दकोश में अक्षर छह क्षत्रिय का क्रम किसके वर्ण के बाद आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता। तो अगर आप लोगों का री से रीरी के ऊपर प्रश्न आ जाए तो आपको पता होना चाहिए री से रिरी किसके बीच में आता है, आपको यह बात पता होनी चाहिए। ए आ ई उ बड़ा ऊ, इसके बाद आता है री से रिरी, और यहां पर ए से एड़ी, ऐसे एनक, और फिर बाद में आता है आपका ओ, और फिर बाद में आता है आप लोगों का औ, ये आता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना है मेरे दोस्त। उसने क्या कहा, अगर हमसे प्रश्न बनता है कि हिंदी शब्दकोश में, पॉइंट टू बी नोट, मेरी बात पर गौर करेंगे, कि हिंदी शब्दकोश में इसका जो क्रम है किसके पश्चात आता है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो किसके पश्चात आता है प्यारे दोस्तों? आपका ऊ के पश्चात आता, बड़े ऊ के पश्चात आता है री से री। अगर पूछ ले किन दो स्वरों के मध्य आता है, तो ऊ और ए से एड़ी, इन दोनों के मध्य में प्यारे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका प्रयोग जो होता है वो आप लोगों का तत्सम शब्दों में करने के लिए मिलता है, यानी कि संस्कृत के शब्दों में इसमें इसका प्रयोग मिलता है। ये दिया ना कि हिंदी वर्णमाला में बड़ा ऊ और ए से एड़ी के मध्य का स्वर होता है, यही बात आप लोगों को बतानी है और यही बात आप लोगों को समझानी थी। ठीक है जी, इसका प्रयोग सदैव संस्कृत के शब्दों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों आप लोगों को इसका पृष्ठ है ये, इस तरीके से मेरे दोस्त इसका प्रयोग आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी बात? एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से, उम्मीद करूंगा एकदम बेहतर समझ में आया होगा। अब बात करूंगा प्यारे दोस्तों आप लोगों से, क्या उत्पत्ति के आधार पर, देखिए वीरो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के प्रकार चल रहे हैं अभी आप लोगों के, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। देखिए, अगर मैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करूंगा तो वो कितने प्रकार होते हैं? वो आपके दो प्रकार होते हैं। आप कहोगे सर जी दो कैसे होते हैं उत्पत्ति के आधार पर?
दो प्रकार किस प्रकार से होते, दो ही क्यों माने जाते हैं भाई? उसी के अंतर्गत आपको मिलेंगे। अब दो उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला आता है आपका, जिसको मैं बोल दूंगा प्यारे दोस्तों मूल स्वर। क्या बोल दूंगा? जिसको मैं मूल स्वर। आप कहोगे मूल स्वर, भाई देखो इस पर आधारित एक प्रश्न यूपीएसआई 2021 के प्रश्न पत्र में आप लोगों को देखने के लिए मिला था कि मूल स्वर की संख्या कितनी होती। बस इतनी लाइन, बस इतनी सी लाइन ही थी कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती। तो वीरो, मूल स्वरों की जो संख्या होती है वो आपकी होती है 4। जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं ना, उन्हीं को ही मूल स्वर कहा जाता है। मैं कह दूं कि जो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हीं को ही मेरे वीर आपका मूल स्वर कहा जाता है। मैं इसकी परिभाषा की बात करूंगा, जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है। मैं कहूंगा क्या कि जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है, जिन स्वरों का निर्माण एक खंड के द्वारा होता है, एक खंड, एक खंड के द्वारा, एक खंड के द्वारा होता है, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? उसी को ही मूल स्वर कहते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम मूल स्वर कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप कहोगे एक खंड के द्वारा, इसका कैसे हो रहा है? तो मेरे दोस्त इसके अंतर्गत जो मूल स्वर होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। अगर कुछ चीज लिखी हुई समझ में ना आए तो आप लोग पूछ लेना बेहिचक। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्त? आपकी 4 होती है। आप कहोगे कौन कौन से होते हैं 4? तो चारों के चारों मैं लिखवा दे रहा हूं। ऐसे अनार, ई, ऊ और एक आ रहा है री से रिरी। यही मेरे दोस्त वे 4 होते हैं जो आपके मूल स्वर होते हैं। यही मेरे दोस्त वो 4 होते हैं जो आपके मूल स्वर को दर्शाते हैं, जिनकी संख्या मेरे दोस्त आपकी 4 होती है। और मूल स्वर इसी को ही कहा जाता है। मूल स्वर जो कहा जाता है वो ह्रस्व स्वर को ही कहा जाता है, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर दो ही प्रकार आपके होंगे, मूल स्वर और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का संधि स्वर। अब आप कहोगे कि ये संधि स्वर क्या हो गया भैया? इसको आपने सर संधि स्वर क्यों कहा? इसका क्या कारण है? देखिए, इसको संधि स्वर इसलिए कह दिया प्यारे दोस्तों क्योंकि जिन स्वरों का निर्माण दो खंडों के द्वारा हुआ। ये एक खंड, यानी कि इसको अगर आप तोड़ोगे तो वो टूटेगा नहीं। ये हमेशा अपने आप स्वयं स्वतंत्र होता है। ये स्वतः ही, ये मैं कह दूं कि प्राकृतिक होते हैं ये। अब अगर मैं बात करूंगा संधि, इनका निर्माण होगा दो खंडों के द्वारा। मतलब मैं कहूंगा आप लोगों से कि जिन स्वरों का निर्माण, जिन स्वरों का निर्माण, क्वेश्चन आंसर भी प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लेकर के आया हूं स्वरों से संबंधित। मैंने कहा जिन स्वरों का निर्माण दो खंड, क्या होगा दोस्त? दो खंड के द्वारा होता है। इसको साबित करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि दो खंड के द्वारा किस तरीके से होता है। ठीक है, दो खंडों के द्वारा होता है, उसी को संधि स्वर कहा जाता। संधि शब्द से ही बोध हो रहा है मेरे दोस्त आप लोगों का कि दो भेद, मतलब संधि मतलब दो के मेल से बना। संधि किसको कहते हैं? दो के मेल से बना है, उसी को मेरे दोस्त बोला गया है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अब देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करूं संधि स्वरों की, तो इसके भी प्रकार मेरे दोस्त आपको दो मिलेंगे। इसके भी प्रकार मेरे दोस्त कितने मिलेंगे? दो प्रकार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसमें दो प्रकार में प्यारे दोस्तों सबसे पहला प्रकार आप लोगों को मिलेगा, जो मिलेगा आपका सजातीय स्वर का। कौन सा मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों का? सजातीय स्वर का मेरे दोस्त आपको देखने के लिए मिलेगा। आप कहोगे सजातीय स्वर क्या होता? अरे भाई, से मतलब समान, जय मतलब प्यारे दोस्तों जाति, अर्थात जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं। मैंने क्या कहा कि जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उसको सजातीय स्वर कहा जाता है। यहां पर अगर मैं आप लोगों की परिभाषा बनाऊं तो क्या बनेगी कि जो स्वर समान जाति, आप लोगों को मैं प्यारे दोस्तों इसको यह भी बताऊंगा कि समान जाति कैसे है, यह भी बताऊंगा कि आपकी समान जाति कैसे है। यह बात ध्यान रखना। मैंने कहा जो स्वर समान जाति के योग से, समान जाति के योग से
योग से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं, समान जाति के योग से मिलकर बनते हैं, उसको प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं, है ना। एक एक मुख्य बात और लिख लीजिएगा, इसे ही मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। मैंने क्या कहा? इसे ही मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसे ही दीर्घ मूल दीर्घ स्वर स्वर कहा जाता है। मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये वाली बात भी दिमाग में रख लेना, ये वाली बात भी मेरे दोस्त दिमाग में रख लेना। उत्पत्ति के आधार पर बांटे, व्युत्पत्ति के आधार पर ना बांटे बलराम मेरे वीर। इतनी बात समझ में आ गई। और ये यहां ध्यान रखना है कौन कौन से इसके अंतर्गत होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूंगा तो एक तो होता है प्यारे दोस्तों आ, एक होता है प्यारे दोस्तों आपका बड़ा ई, और एक होता है आप लोगों का मेरे दोस्त बड़ा ऊ, ये वाले। अर्थात अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे वादा किया कि मैंने आपको बताया कि ये समान जाति के योग से क्यों मिलकर बनते हैं। अरे भाई, समान जाति का मतलब होता है कि समान रूप से, अर्थात ए और धन ए, इसीलिए इसको सजातीय कहा गया है। अगर मैं बात करूंगा प्यारे दोस्तों ई और धन ई, इसीलिए इसको प्यारे दोस्तों बड़ी ई रखा गया है। अगर मैं बात करूंगा छोटा ऊ और धन छोटा ऊ, बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आपका सजातीय। से का मतलब समान और जाति, यानी कि जिसकी दोनों तरफ समान जाति होती है उसी को ही सजातीय स्वर कहते हैं। और सजातीय स्वरों का रोल आपको केवल अपनी दीर्घ संधि में देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा किसी और का रोल देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये बात का ध्यान रखना। मैंने कहा आप लोगों से बस इतना दिमाग में रखना है आप सभी विद्यार्थियों को कि इसी से ही आपकी संधि इतनी आसान हो जाएगी कि बस पूछो मत कितनी आसान हो जाएगी, इसी के द्वारा ही। ये बात का ध्यान रखना। कोई कहता है ना कि भैया मुझे संधि के नियम और संधि की जो थ्योरी होती है या नियम होते हैं उसको याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। अरे डायरेक्ट याद रखो ना कि दीर्घ संधि में सजातीय स्वरों का रोल होता, बात खत्म, बस 2 शब्दों में। और क्या करने की जरूरत है भाई? यही तो याद रखो। इतना मत सोचो, इतना मत सोचो। उसको और भी शॉर्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसको और भी शॉर्ट बनाऊंगा मैं। आप बेफिक्र रहो, वो टॉपिक आने दो, तब आपको बुद्धित होगा, तब आपको विधि पूर्वक पता चलेगा कि हाँ वाकई में जो बात कही जा रही है वो एकदम सत्य है। ठीक है जी। इसके बाद मेरे दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? विजातीय। 2 प्रकार बताए थे ना मैंने आप लोगों को, जिसको बताया विजातीय, एक बताया सजातीय। तो दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? विजातीय स्वर। दूसरा प्रकार मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आप लोगों का? विजातीय स्वर। आप कहोगे विजातीय का मतलब क्या होता? वि मतलब विभिन्न, जाति मतलब जाति, यानी कि मैं कह दूंगा कि जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं। मैं कह दूंगा क्या कि जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं, जो स्वर विभिन्न जाति के योग से, विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं, योग से निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? विजातीय स्वर कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं, इसके लिए एक और शब्द आता है, इसे ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। दोबारा से समझिएगा, इसे ही संयुक्त स्वर कहा जाता है, इसे ही संयुक्त स्वर कहा जाता है, इसे ही संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया एक बात बताओ, इसे संयुक्त स्वर भी कह रहे हैं, इसे विजातीय भी कह रहे हैं, क्या ये 2 विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बना है? हाँ जी बिल्कुल। आप कहोगे कैसे? इसमें प्यारे दोस्तों 4 संख्या आपकी होगी। आप कहोगे कैसे कैसे? तो ये बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को। क्या कि मैंने कहा आप लोगों से प्यारे दोस्तों, ए से एडी आ जाएगा एक आपका, है ना, एक आ जाएगा प्यारे दोस्तों ऐसे एनक, एक आ जाएगा ओ, एक आ जाएगा औ, ये वाला, एक क्या आ जाएगा? ये वाला ओ, है ना। आपको मैंने यहां विधि पूर्वक तरीके से बता रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने कहा ये ए,
ये किसके योग से मिलकर बनेगा? ये ए और धन प्यारे दोस्तों ई के योग से मिलकर बनेगा। ये किसके योग से मिलकर बनेगा? ये ए और धन, ये जो ए से एड़ी बना, इसके योग से मिलकर बनेगा। और ये प्यारे दोस्तों किसके योग से? ये ए और धन ऊ के योग से। और ये प्यारे दोस्तों किसके योग से? ए और धन ओ के योग से। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात और खटकी होगी, अरे ये जो बने हैं इनको तो दूसरे नामों से भी जाना जाता है, इनको तो हम कोई और नाम भी दे सकते हैं। जी हां बिल्कुल प्यारे साथियों, इसको कोई और नाम दे सकते हो आप कहोगे क्या नाम दे भैया इसको? भाई नाम है, कोई सा भी नाम दे दो ना, कोई सा नहीं देना, जो इससे संबंधित है वही नाम देना। ये रहा प्यारे दोस्तों ये वाला। ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? ये दोनों के दोनों आप लोगों के कंठ तालुव्य कहलाते हैं। ये बात को अपने दिमाग में बसा लो, ये दोनों के दोनों आपके कंठ तालुव्य कहलाते हैं। और मेरे दोस्त ये दोनों के दोनों आपके क्या कहलाते हैं? ये दोनों के दोनों आप लोगों के कंठ ओष्ठीय कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कंठ ओष्ठीय कहलाते हैं। कंठ तालुव्य कैसे? भैया ए जो होता है ये कंठ में आता है और ई जो होता है वो तालु में आता है। दोनों के मिलाने से कंठ तालुव्य और उसके मिलाने से कंठ ओष्ठीय बनता है। इसीलिए इन दोनों को कंठोष्ठीय और इन दोनों को कंठ तालुव्य कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि हां जी इतनी बात यहां तक समझ में आ गई। फिर मैं अगली हेडिंग की ओर बढ़ता हूं। एक बार मुझे सभी विद्यार्थी बताएंगे कि इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं फिर अगली हेडिंग की ओर मेरे वीरों बढ़ता हूं। एक बार बताएंगे जल्दी से। फिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मात्रा या मैं कह दूं कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। मैंने क्या कहा कि फिर मैं आपसे कहूंगा आप लोग बता सकते हो कि कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों कि कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। आप लोग बताएंगे जरा जल्दी एक बार बताएंगे प्यारे दोस्त। आप नहीं समझे बात तो देखो मैं बता देता हूं। 3 बता रहे हैं आधे से ज्यादा, चलिए कोई बात नहीं ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों कालमान, कालमान या फिर मैं कह दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से मात्रा के आधार पर, इसके मात्रा के आधार पर अगर मैं बात कर दूं मात्रा के आधार पर स्वर, तो भाई कालमान कहूं या फिर मेरे दोस्त मैं कहूं मात्रा के आधार पर, तो भैया बात एक ही है। कालमान को ही मात्रा कहा गया है, लेकिन अधिकतर बुकों में मात्रा के आधार पर मिलता है। लेकिन अगर अंदर गहराई में जाएंगे तो भाई कालमान शब्द भी प्यारे दोस्तों किसको दर्शाता है? मात्रा को। अगर काल मात्रा के आधार पर सबको पता होगा, लेकिन आपको कुछ नई चीज मेरे दोस्त आप लोगों को पता होनी चाहिए। वो क्या है मेरे दोस्त? कालमान को ही मात्रा के आधार पर कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई बात ये। तो मैंने कहा आप लोगों से कितने प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे? 3 प्रकार मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। कितने प्रकार देखने के लिए मिल जाएंगे? 3 प्रकार आप लोगों के देखने के लिए मिल जाएंगे। इन 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आता है? लघु, जिसको आप क्या बोलते हो? ह्रस्व। एक बात का ध्यान देना मेरी बात पर, इसी के आधार पर आप लोग मात्रा लगाने वाले हो, है ना। एक आ जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का गुरु। क्या आ जाएगा? गुरु, जिसको आप बोलते हो क्या? दीर्घ। एक आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? प्लूत। एक क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? प्लूत, जिसमें प्यारे दोस्तों मैं कह दूं ह्रस्व से भी और दीर्घ से भी दोनों से अधिक समय लगता है। इनके सबके उदाहरण भी लिखाऊंगा, कौन किसके अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलता है यह भी बताऊंगा। तो आप देख लीजिएगा मेरे दोस्त, मैंने कहा लघु ह्रस्व की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे दोस्त ए होगा, ई होगा, ऊ होगा और एक क्या होगा? री से रिरी होगा। दुर्गुरु में आ जाएगा प्यारे दोस्तों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ऐ से एनक, ओ और औ आ जाएगा। ओ और क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? औ। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? गुरु के। लेकिन एक बात का विशेष बोध रखना, प्लूत का मतलब होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का जो आपको दर्शाया जाता है ओम। यहां पर देख सकते हैं ये
यानी कि जो दीर्घ से भी, और अगर मैं कह दूं प्यारे दोस्तों ह्रस्व से भी बहुत अधिक समय में उच्चारण होता है, यह ज्यादा समय लगता है, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर बस इतना ही लिखने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से प्लुत स्वर कौन सा होता है। तो प्लुत स्वर को दर्शाया जाता है मंत्रों के उच्चारण से, आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, या फिर मैं कह दूंगा आप लोगों से प्यारे दोस्तों किसके उच्चारण से, ओम की ध्वनि से, या फिर किसके द्वारा, ओम की ध्वनि से, या फिर मंत्रों के उच्चारण से। बात समझे। आगे अगर हेडिंग की बात करूं मेरे दोस्त आप लोगों की, एक आता है आप लोगों का किसके आधार पर, जीवा के आधार पर। क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, कि जीवा के आधार पर, या मैं कह दूं जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। देखिए, जीभ के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है दोस्त, वो आपका 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है दोस्त, आपका 3 प्रकार से किया गया, यानी कि जीभ के उच्चारण के आधार पर। अगर इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो जीभ का कौन सा भाग कार्य करेगा, अग्र भाग कार्य करेगा, मध्य भाग कार्य करेगा, या फिर पश्च भाग कार्य करेगा, या पिछला भाग कार्य करेगा, उसको दर्शाया जाता है विद परिभाषा, यानी कि परिभाषा सहित आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है। फिर इसके बाद जब हमारे स्वर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद मेरे दोस्त स्वरों से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे अपनी कक्षा में, क्वेश्चन भी करके जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिएगा, मैंने कहा जीवा के आधार पर प्रकार आप लोगों को बताने, तो जीवा के आधार पर प्रकार आप लोगों के 3 प्रकार मेरे दोस्त आपके होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। आप कहोगे कौन कौन से होते हैं, एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, और एक होता है प्यारे दोस्तों पश्च स्वर। अगर मैं अग्र स्वर की बात करता हूं तो इसमें क्या होगा, यानी कि इन ध्वनियों का उच्चारण करने पर जीभ का अग्रभाग कार्यरत होगा। मैं बात करूंगा इससे तो क्या बनेगी परिभाषा, परिभाषा बनेगी कि जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग कार्यरत हो, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, अग्र का मतलब होता है प्यारे दोस्तों अगला भाग, जो नोक वाला होता है जीभ हमारी, जैसी नोक नोक ना होती है ना, अगला भाग यानी कि अग्रभाग कार्यरत हो, अग्रभाग कार्यरत हो, उसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसको हम अग्रस्वर कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, अग्रस्वर कहते हैं। और अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से कि अग्रस्वर होते कौन कौन से हैं, यह भी आपको विधि भली भांति पता होना चाहिए। तो अग्रस्वर जो होते हैं मेरे दोस्त, वो होते हैं आप लोगों के क्या, छोटी ई, बड़ी ई, ए से एड़ी, ऐ से एनक, ये होते हैं अग्रस्वर। अगर आप इनका उच्चारण करोगे, केवल इन्हीं का ही, ई, 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 ए, इनका उच्चारण करोगे तो जीभ जो है आपकी, ये आगे का हिस्सा, आगे का जो भाग है, वो आपका कार्यरत होगा, मतलब वो काम करेगा, वो कार्य करेगा, उसको ही कहा जाता है प्यारे दोस्तों अग्रस्वर, उसको ही दर्शाया जाता है अग्रस्वर। बात समझे। आगे बात करूंगा प्यारे दोस्तों आप लोगों से पश्च स्वर की, सॉरी अग्र मध्य स्वर, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का मध्य स्वर। अब आप कहोगे कि भैया जी मध्य स्वर की क्या परिभाषा होती है। जब मध्य शब्द आ गया तो मध्य का मतलब क्या बन गया, बीच का, मध्य का मतलब क्या बन गया मेरे दोस्त, बीच का। बात समझे कि नहीं। मैं एक बात बता रहा हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को जो कराया जा रहा है, क्या आपको याद होता चला जा रहा है, क्या आप लोगों को प्यारे दोस्तों याद होता चला जा रहा है या नहीं, एक बार बता दो बस मुझे। जो आपको कराया जा रहा हाथों हाथ दिमाग में बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा, बस मुझे इतना बता देना। मैंने कहा मध्य स्वर, इसका मतलब होगा कि जिसमें जीभ का मध्य भाग कार्यरत होगा, यानी कि जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग कार्यरत हो, कार्यरत हो,
उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? मध्य। इसके अंतर्गत क्या आएगा? इसके अंतर्गत बस केवल और केवल आपको एक ही देखने के लिए मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा? ए। वो क्या हो जाएगा मेरे वीर आप लोगों का? ए। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? नहीं, अगर मैं नहीं आता वो, अगर मैं नहीं आता, अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा। जो आपको प्यारे दोस्तों डायग्राम लिया है आप लोगों का, जो डायग्राम बनाया है आप लोगों का, वह भी आप लोगों को दिखाऊंगा। आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, आप परेशान ना हो बिल्कुल। हाँ हाँ, क्विज भैया मिलेगी, क्यों ना मिलने की। क्विज क्विज मिलेगी जब जब टॉपिक पूरा करा दूंगा। वर्कशीट भी तभी मिलेगी जब टॉपिक पूरा करा दूंगा। क्विज भी तभी मिलेगी जब आप लोगों को टॉपिक पूरा करा दूंगा। अभी इतनी जल्दी मत करो, एकदम से ही मत करो, ठीक है? एकदम से ही मत करो प्यारे दोस्तों, कि एकदम से ही हवा बन जाए। सब चीज एकदम से ही नहीं मिलती, है ना? थोड़ा सा धैर्य भी तो रखना पड़ता है हर चीज के लिए। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना? थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है हर चीज के लिए, ठीक है? अब बिना धैर्य रखे कोई चीज मेरे दोस्त मिलती नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। बिना धैर्य रखे कोई चीज नहीं मिलती। थोड़ा सा तो धैर्य रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो आ जाओ अब आगे। देखो, मैंने क्या कहा? मध्य स्वर। मध्य स्वर के बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का पश्च स्वर, ठीक है? क्योंकि पुलिस, पुलिस की अगर मैं भागीता की बात करूंगा, तो पुलिस मेरे दोस्त अपने आप में क्या रखती है? बहुत वजूद रखती। क्योंकि आपने देखा होगा कि सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है, तब पुलिस के सिवाय सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। तब पुलिस के सिवाय सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। तो भाई, आप लोग एक पुलिस की भूमिका निभाने जा रहे हो, पुलिस के लिए रेडी हो रहे हो, पुलिस के लिए तैयार हो रहे हो, तो भाई अपने आप को मजबूत और धैर्यवान बना करके तो चलना ही पड़ेगा। क्योंकि धैर्य नहीं बनाओगे तो मेरे दोस्त आगे चल करके ट्रेनिंग का सामना कैसे करोगे? ट्रेनिंग का सामना कैसे करोगे दोस्त? ट्रेनिंग भी तो करनी है। मैंने कहा इसके बाद आ जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या? पश्च स्वर। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? पश्च स्वर। अब देखिए, पश्च स्वर का मतलब होता है पिछला। पश्च मतलब क्या हो जाएगा? पीछे का भाग। पश्च का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? पीछे का भाग। अब आप कहोगे किस तरीके से मेरे दोस्त? ठीक, तो यहां देखो, पश्च मतलब पीछे, मतलब जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है। जिनके उच्चारण में भैया जो उदासीन स्वर लिख रहे हैं, जो केंद्रीय स्वर लिख रहे हैं ए को, थोड़ा सा धैर्य रख लो। आपका जवाब एक ही जगह मिल जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो बस, है ना? उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्यरत होता है। जीभ का पिछला भाग क्या हो प्यारे दोस्तों? कार्यरत हो। उसको कहा जाता है क्या? पश्च स्वर। उसको क्या कहा जाता है? पश्च स्वर। अब आप कहोगे इसके अंतर्गत क्या मिलेगा सर? इसके अंतर्गत मिलेगा आप लोगों को, एक तो मिलेगा बड़ा आ, एक मिलेगा छोटा ऊ, एक मिलेगा बड़ा ऊ, एक मिलेगा ओ, और एक मिलेगा आप लोगों को क्या? औ। ये इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। ये इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिएगा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, जीभ का आगे का भाग, बीच का भाग, मध्य भाग, यानी कि पिछला भाग, वो सब आपके सामने है मेरे वीर। यहां पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये तो आप भली भांति जान रहे होंगे, एआई द्वारा जनरेशन, एआई के द्वारा प्यारे दोस्तों इस पोस्ट को तैयार किया गया है आप लोगों के लिए, कि कौन सा जीभ का मध्य भाग होता, कौन सा पश्च भाग होता है। मैंने कहा था आप लोगों से प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा कि अग्र भाग की, अगर मैं बात करूंगा मध्य भाग की, अगर मैं बात करूंगा पश्च भाग की, यानी कि जीभ का जो पीछे का हिस्सा काम करता, एआई ने थोड़ा सा डायग्राम गलत दे दिया। एआई ने थोड़ा सा डायग्राम गलत दे दिया, यानी कि कहने का मतलब तीर गलत बना दिया। ये जो होगा, ये प्यारे दोस्तों पीछे का भाग होगा, और ये वाला जो होगा वो आगे का भाग होगा। बाकी मध्य का भाग सही है, ये मैं खुद बता रहा हूं, ये मैंने पहले बता दिया था। एआई जो है थोड़ी सी गड़बड़ कर देता है, हिंदी में तो गड़बड़ कर ही देता है।
ठीक है, हिंदी में तो गड़बड़ कर ही देता है। तो ये बात आप जान लेना खुद ही अपने आप ही, क्या है कि अग्रभाग और मध्य भाग और पश्च भाग कौन कौन से होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए खुद ही भली भांति। ठीक है, चाहे तो आपको मैं यहां पर संशोधन कर देता हूं एक ही बार में, मैं यहां पर एक ही बार में संशोधन कर देता हूं। जब डायग्राम लगा है तो इसको संशोधन ही करके क्यों ना लिख दूं। ठीक है, जब डायग्राम लगा है तो इसको संशोधन ही करके, भी तो मेरे हाथ में है ना खुद। यहां पर मैं लिख दूंगा प्यारे दोस्तों कौन सा भाग, पश्च, पश्च स्वर, यानी कि पिछला भाग। यहां पर क्या लिख दूंगा मैं प्यारे दोस्तों, अग्रभाग या अग्रस्वर, आगे का भाग। ठीक है, तो अब आप कहोगे कैसे कैसे भैया जी, अग्रभाग में दोनों तो ई आई थी, दोनों ई आई थी, एक आया था ए, एक आया था आई। इसमें क्या एक था, आ आया था, इसमें उ आया था, बड़ा उ आया था, ओ आया था, और एक आया था औ, ये वाला। ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब इसको सही कर देना, नोट्स में भी इसी तरीके से बना लेना। अब एकदम बेहतरीन है। एआई का बिना प्रयोग करे, ये समझ लो, देखो आजकल पेपर ही एआई से बन करके आ रहा है मेरे वीर, आजकल पेपर ही एआई से बन करके आ रहा है। आपने देखा, आपने देखा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बस आप लोग अगर पढ़ने आए हैं तो केवल पढ़ें मेरे दोस्त। मैं रचना की ट्रिक भी लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, जो मैंने ट्रिक बनाई थी खुद के द्वारा, खुद के द्वारा बनाई गई ट्रिक है मेरे दोस्त, खुद के द्वारा, अपने आप स्वयं के द्वारा। अब आप समझ लीजिएगा कि ट्रिक जो बनाई होगी कितनी मेहनत, कितना सोच विचार लगा होगा उसमें। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। और ऐसी ट्रिक कुछ रचना ऐसी भी, मतलब उस कवि की रचना ऐसी है, एक दो रचना, तो जिसको आप देख करके कहोगे कि अरे ये वाली रचना तो आज हमने पहली बार पढ़ी इनकी। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है ना। पहले स्वरों के पोर्शन को आज मैं कंप्लीट कराऊंगा, फिर उसके बाद मेरे दोस्त आगे बढ़ूंगा। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, ये तो हो गया किसके आधार पर, जीवा के आधार पर आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, एक आता है वृत्ताकार बनता है, और एक बनता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का अवृत्ताकार, मतलब मैं कह दूं व्रतमुखी स्वर, और एक बनता है अवृतमुखी स्वर, ये वाला आता है। यानी कि अगर मैं बात करूंगा इसके प्रकार कैसे बनेंगे, इसको हम या तो उच्चारण से जानेंगे, या तो जानेंगे उच्चारण, या फिर जानेंगे ओष्ठ, या फिर जानेंगे ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ के आधार पर, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वर, उच्चारण या फिर ओष्ठ के आधार पर स्वर। भैया जी इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार से आपका किया गया है। मैंने कहा इसका जो वर्गीकरण मेरे वीरों किया गया है वो आपका दो प्रकार से किया गया है। कोशिश, मैंने कहा ना कि मेरी कोशिश यही रहेगी आपके लिए कि आपको कुछ भी चीज छोड़ करके ना चलूं, है ना। अगर मैं कह दूं कि मैं आपको कंटेंट में यहां पर प्यारे दोस्तों छोड़ दी, तो मैं उसकी छानबीन, उसकी खोजबीन करूंगा किसके लिए, वर्कशीट के लिए, फिर उसकी छानबीन करूंगा मैं किसके लिए, क्विज के लिए, है ना। तो मैंने कहा मैं कुछ भी चीज छोड़ करके नहीं चलूंगा। आपको परीक्षा में ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्रश्न मैंने नहीं पढ़ा या ये प्रश्न हमारे भैया ने तो नहीं पढ़ाया, आपको ऐसा बोध नहीं होगा परीक्षा में बैठे समय। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, क्योंकि आपने विगत परीक्षा जो हुई है उसको देख लिया होगा। अगर मुझे मैं कह दूं कि अगर मुझे यह बोध हो जाता ना कि इसमें स्टैटिक जीके के जो मैं कह दूं रचनाएं हैं वो भी पूछ सकता है, स्टैटिक जीके की जो रचनाएं होती, जो मैं कह दूं यूपी जीके की एक दो रचनाएं, अगर मुझे बोध हो जाता, है ना, जैसे मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त, ऐसे अगर मुझे बोध हो जाए, लेकिन अब के इस बार मैं छोड़ के नहीं चलूंगा, अब का मैं सब करा के चलूंगा। अब मुझे भली भांति बोध हो गया कि रचना कहीं से भी पूछ सकता, अब ना छोड़ूं, अब ना छोड़ूं मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैंने क्या कहा प्यारे दोस्त, यहां पर देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा अव्रतमुखी की, अगर मैं बात करूं अव्रतमुखी स्वर की, देखिए ए आ रहा है, क्या आ रहा है मेरे दोस्त, ए, उसके बाद में बन रहा है व्रत, यानी कि मैं कह दूं जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या फिर मैं कह दूं व्रतमुखी नहीं होते। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या कहा मेरे दोस्त,
ठीक है, मैंने क्या कहा आप लोगों से, हाँ यूपीपी में भी ऐसा ही आया था, वही तो बता रहा हूं। मैंने बस केवल यूपीपी का और जो आपका यूपीएसआई का तो नॉर्मल था, यूपीएसआई का तो मैंने देखा है सारा पेपर। यूपीपी की बात मैं करूं तो यूपीपी में भी प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो उसी में तो रचनाएं ये वाली पूछ ली थी। अगर ऐसा बोध होता तो दीवान जी बैच जो सबसे पहला वाला पढ़ाया था उसमें ना करा देता, है ना। तो देखिए, अव्रत मुखी मुखी का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ, होठ गोलाकार, होठ गोलाकार अथवा, अथवा व्रतमुखी, व्रतमुखी यानी कि वृत्ताकार स्थिति में व्रतमुखी नहीं होते, व्रतमुखी नहीं होते, तो उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, उसको अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं वीरो, उसको हम अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है भाई, एक बार अपनी कक्षा को मैं चाहता हूं आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, एक बार अपनी कक्षा को सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम लोग पर चलेंगे। देखिए, अव्रतमुखी स्वर कौन से होते हैं जो वृत्ताकार स्थिति में नहीं होते। भाई एक तो आता है आपका ऐसे अनार, ऐसे आ से आम, एक आता छोटी ई, एक आता बड़ी ई, एक आता है ऐसे एड़ी, एक आता ऐसे एनक। ये होते हैं आपके अव्रतमुखी स्वर जो होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया जी वृत्ताकार कौन से होते हैं, व्रतमुखी स्वर ये कौन से होते हैं। व्रतमुखी स्वर, भैया इसकी परिभाषा इसकी उल्टी हो जाएगी। कैसे कि जिन स्वरों का मैं कह दूं उच्चारण में होठ गोलाकार अथवा व्रतमुखी होते हैं, बस बात खत्म। इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो मैंने क्या कहा कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, एक भैया पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, इंग्लिश है ये, इंग्लिश। उच्चारण में होठ, होठ, होठ गोलाकार, गोलाकार या व्रतमुखी, या व्रतमुखी नहीं होते, नहीं होते मेरे दोस्त। व्रतमुखी सॉरी होते हैं, नहीं होते नहीं, होते हैं। उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, हम उसको हम कहते हैं व्रतमुखी। इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और क्या मिलेगा औ। आप उच्चारण करके देख सकते हो, इनका उच्चारण कर लो। ऊ वृत्ताकार स्थिति में आया, गोल घेरा में मुंह आया। बड़ा ऊ, ओ आया कि नहीं, औ आया कि नहीं। यानी कि यही बात मैंने आप लोगों को बताई और यही बात मैंने आप लोगों को समझाई। इसीलिए प्यारे दोस्तों व्रतमुखी और अव्रतमुखी में दोनों में अंतर आप लोगों को पता चल गया होगा भली भांति तरीके से। ठीक है जी, अब अगर मैं बात करूंगा आपसे, इसका प्रकार एक लास्ट आता है मेरे दोस्त, जिसको आप लोग जानते हैं मुख खुलने के आधार पर या फिर मुख विवर के आधार पर जानते हैं आप। किसके आधार पर जानते हैं आप, इसको जानते हैं आप मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के, मुख खुलने या मुख विवर, मुख विवर के आधार पर, मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर। और देखो एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूं प्यारे दोस्तों, यूपीएसआई के बैच में सबसे पहले अगर कुछ खत्म होगा तो वो हिंदी ही होगी, ये बात का ध्यान रखना। चाहे इसके लिए प्यारे दोस्तों ये मत सोचिएगा कि क्लास की बात, क्लास की छुट्टी तो मैं बहुत मुश्किल से ही करता हूं, बहुत ही अनिवार्य मुझे लगता है कि हां काम नहीं चलेगा तब हो जाएगी। अगर मुझे लगता है कि हां क्लास लेकर के मैं कोई काम कर सकता हूं तो मेरे दोस्त वो हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो किस तरीके से वो गलत है प्यारे दोस्त योगेश जी, वो गलत है। संशोधन बुके देखिएगा आप लोग, है ना, उसमें आप लोगों को यही मिलेगा लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया है। ठीक, मैंने कहा मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर, वो मेरे दोस्त चार प्रकार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और हम शुरू से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं आज तक, आप भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे।
ठीक है वीर। तो मैंने क्या कहा आप लोगों से, इसमें सबसे पहले आ जाएगा जो भैया आप लोग पूछ रहे थे, वो हो जाएगा समृत स्वर, ये वाला। आप कहोगे कैसे? इसका उच्चारण करने में क्या होगा, जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, मैं कह दूं, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण उच्चारण में मुख मुख लगभग लगभग बंद रहता है, बंद रहता है। मुख जो है वो लगभग में बंद रहता है मेरे दोस्त। ठीक है, अपनी बुक लाइयो। बुक के लिए प्यारे दोस्त मैं काम कर रहा हूं, बुक पर मैं काम कर रहा हूं, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? बहुत बेहतर और कोशिश रहेगी आपको कि एक शानदार वे में आप लोगों को मिले, ऐसा प्रयास रहेगा। तो मैंने कहा समृत स्वर की अगर मैं बात करूं, मुख कैसा रहता है भाई? लगभग में बंद रहता है, लगभग में बंद रहता है। तो भाई लगभग में बंद कैसे? जैसे मैं बात करूंगा आप लोगों से, छोटी ई आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। इसको याद करने के लिए मेरे दोस्त एक ट्रिक होती है, क्या? सुई। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक क्या होती है प्यारे दोस्तों? सुई या फिर उई। मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्यारे दोस्तों, सुई या फिर क्या हो जाएगा आप लोगों का उई। ऊ से आ जाएंगे दोनों ऊ, ई से आ जाएंगे दोनों ई, बात खत्म, बात खत्म। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का क्या आता है? इससे अर्ध समृत स्वर आता है। क्या आता है? अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। आप कहोगे ये क्या है भैया जी अर्ध समृत स्वर? यानी कि अगर मैं बात करूंगा किसकी अपेक्षा, समृत की अपेक्षा, मैं बात करूंगा इनके उच्चारण में समृत की अपेक्षा थोड़ा मुख क्या होता है? खुलता है। मैं कहूंगा मेरे दोस्त, इनके उच्चारण में समृत की अपेक्षा, समृत की अपेक्षा थोड़ा मुख खुलता है, थोड़ा मुख खुलता है, थोड़ा मुख खुलता है, थोड़ा मुख खुलता है। ओए ओए, कहां जा रहे हो? ओए ओए। भैया एक साथ इसको लिखोगे ना, या तो ए कर दो या फिर ओ कर दो, एक साथ लिख दो। ओए, यहां कोई है? ओए, यहां कोई है? ऐसे तुम सोच रहे हो कि भैया क्या कह रहे हैं, ओए ओए ओए। भैया मैं तुम्हें उदाहरण बता रहा हूं, इसका इसका उदाहरण बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे देखिएगा, आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? इसके बाद आता है विव्रत स्वर। और विव्रत स्वर क्या होता है, किसको कहते हैं, वो देख लीजिएगा। 3 नंबर पर आता है मेरे दोस्त कौन सा? आपका विव्रत स्वर। अब आप देखिएगा विव्रत स्वर की क्या परिभाषा आपकी होती है। यानी कि मैं कहूंगा कि मुख सबसे अधिक खुलता है, इनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक खुलता है। भैया पहले आप लोगों ने देखी होगी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म, है ना? सबसे अधिक खुलता है। ठीक है भैया, तो जो आप लोगों ने देखा होगा जब वो घूसा सा मारता है, ऐसा करके बना करके मुक्का सा मारता, न्यू सीधा, तो दूसरे के मुंह से क्या निकला? आ आ आ, ये होता विव्रत। समझ में आ गई है ना? ये क्या होता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का? विव्रत स्वर। ये होता है, बस केवल इतना ही। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का लास्ट में क्या? अर्ध अर्ध विव्रत स्वर। इसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का? अर्ध विव्रत स्वर आता है। अर्ध विव्रत
स्वर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्या कहेगा? ये कहेगा मेरे दोस्त आपका कि इनके उच्चारण में मैं कह दूंगा प्यारे दोस्तों आप लोगों से, या तो डायरेक्ट कह दूं कि विवृत स्वरों की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है। क्या कह दूंगा प्यारे दोस्तों? या फिर मैं कह दूं विवृत से कम और अर्ध समृत से थोड़ा अधिक खुलता है। ऐसे कह सकता हूं, विवृत से तो कम और अर्ध समृत स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है। इस तरीके से मेरे दोस्त कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? है ना? तो मैं कह दूंगा आप लोगों से इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण उच्चारण में विवृत की तुलना में, विवृत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है। थोड़ा कम मुख खुलता है। मैंने बताया आप लोगों से कि विवृत की तुलना में तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, थोड़ा मुख कम खुलता है, और अर्ध समृत की तुलना में मेरे दोस्त मैंने आपको बता दिया था थोड़ा अधिक खुलता है। अर्ध समृत की तुलना में मैंने बता दिया कि थोड़ा मुख अधिक खुलता है। इसके अंतर्गत क्या देखने के लिए मिल जाएंगे आप लोगों को प्यारे दोस्तों? अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत केवल जो बच गए वो आपके अर्ध विवृत में आ जाएंगे। एक तो आपका ऐसे अनार आ जाएगा, ये आ जाएगा एनक, और ये आ जाएगा आप लोगों का औ। ये आपको देखने के लिए मिलेंगे किसमें? अर्ध समृत स्वर के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ये है मेरे दोस्त आप लोगों का स्वरों की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देख सकते हो। इसका डायग्राम मेरे दोस्त ये रहा, आप लोगों के सामने है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। एक ये आ जो लिखा ना, ये वाला आगत स्वर वाला, ये इसमें अपवाद के अंतर्गत आ जाता है, देखने के लिए मिल जाता है। ए ओ, ये डबल मात्रा है, कभी सोचो कि सिंगल मात्रा है, दिख रही होगी ऐसी, है ना? एआई महोदय ने ऐसी बना दी है। ये समृत हो जाएगा, ये अर्ध समृत हो जाएगा, ये विवृत हो जाएगा, और ये अर्ध विवृत हो जाएगा। बात खत्म। स्क्रीनशॉट यदि इसका लेना है तो आप ले सकते हो। ये तो प्रकार या तो जीवा की ऊंचाई के आधार पर आ जाएगा, मुख खुलने के आधार पर आ जाएगा, मुख विवर के आधार पर आ जाएगा। ये मेरे दोस्त आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्लियर हो गई? ये डायग्राम बनाना है क्या नोट्स में? इसका स्क्रीनशॉट लो और ऐसे ही चिपका दो, ज्यों का त्यों, बात खत्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और मेरे दोस्त ऐसी चिपका दो उसमें डायरेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई? तो भाई स्वरों का जो पोर्शन है वो आज आपका समाप्त होने जा रहा है। बाकी जो वन लाइनर में प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के, वो क्या बन सकते हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, जो आपके वन लाइनर में प्यारे दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। वो देख लीजिएगा क्या है। ये आपके प्राकृतिक स्वर थे। कौन से स्वर थे? प्राकृतिक स्वर। एआई महोदय ने गलत दे दिया था। ये आपके प्राकृतिक स्वर थे, ए ई उ और ये प्राकृतिक स्वर कहलाते हैं। तो मैंने क्या कहा आप लोगों से, यहां पर वन लाइनर में देख लीजिएगा, अगर आपसे अर्ध स्वर आता है तो अर्ध स्वरों को कौन से नाम से जाना जाता है? ठीक है, अर्ध स्वर प्यारे दोस्तों यह और वह होते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी इसको बोला है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी इसको बोला है। प्राकृतिक स्वर जो होते हैं आप लोगों के, वो आपके क्या होते हैं? ए ई उ, यानी कि जो प्रकृति द्वारा निर्मित। मैंने कहा ना जो एक खंड के द्वारा निर्मित, मैंने कहा जो स्वतंत्र होते हैं वो यही होते हैं। कंठीय स्वर में ए और आ आता है बस केवल। अगर आप लोगों देखिए, हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना। क्या है भाई? मैंने कहा कि भाई अगर आपसे व्यंजन तो पूछे ही जाते हैं कि भाई के व्यंजन में आता है कि निम्नलिखित में से कंठीय व्यंजन कौन से होते। यदि आपसे स्वर पूछ लिया तो इस बात का भी तो बोध होना चाहिए, इस बात का भी तो दिमाग में बात होनी चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए। तो कंठीय स्वर में क्या आ जाएगा? ए और आ। तालव्य स्वर में आ जाएगा दोनों ई, मूर्धन्य में रिरी, ओष्ठ्य में दोनों उ, कंठोष्ठीय ये रहे, कंठ तालव्य ये रहे। ठीक है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं, है ना? अगर आप लोगों से पूछ ले क्या कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं, तो मेरे दोस्त अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद होते हैं, और 8 के 8 आपके सामने हैं।
8 के 8 कैसे हैं आप लोगों के सामने हैं, वो ये रहे जो अपभ्रंश में प्यारे दोस्तों आपके आते हैं। और यहां पर मेरे दोस्त आप लोगों का उदासीन और स्वर और केंद्रीय स्वर जो होता है बस केवल ए होता है। ये हो गया है प्यारे दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण, और स्वरों को कर दिया है हमने बाय बाय। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाओ प्यारे दोस्तों, और पोल लगा दो। क्या नाम सोनू भाई, पोल लगा दो अब। ठीक है, तो आ जाओ मेरे दोस्त अब क्वेश्चन आंसर पर एकदम तैयार हो जाओ, एकदम रेडी हो जाओ। स्वरों से ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो वो ये रहे, जिनके जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसको क्या कहते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती, केवल मुख, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, मुख मुख मुख, केवल मुख से निकलती है, वो बता दो कौन सा है? सी। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। देखिए वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? जो उच्चारण करने में, ये वाले देखो, वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? जो आपको कराए। मैंने कहा मैं कराया, पहले मैंने कराया है, फिर उसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को बता रहा हूं। वृत्ताकार में ये आ जाएंगे, अवृतमुखी में ये आ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो दोनों ऊ और दोनों क्या आ जाएंगे प्यारे दोस्तों? औ। यहां पर तो लिख देना क्या, दोनों ऊ और दोनों क्या लिख देना प्यारे दोस्तों आप लोग? ओ और औ, ये हो जाएंगे। यहां पर बात आ रही है समृत स्वर की, दोनों ई कर देना और दोनों ऊ कर देना, ये समृत स्वर हो गए। उसने कहा केवल मुख से निकलती, केवल मुख से, तो केवल मुख से निकलती है प्यारे दोस्तों निर्नुनासिक की, निर्नुनासिक की। जैसे मैं कह दूं घर है ना, पेड़ है ना, ये सब निर्नुनासिक होते हैं। अनुनासिक कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं चांद। अनुनासिक क्या होते हैं? चांद, यानी कि जिस पर चंद्रबिंदी लगी होती है, जिस पर क्या लगी होती है? चंद्रबिंदी लगी होती। हंसना, या मैं कह दूं ये किसके उपयोग से मिलकर बनते, किससे उच्चारण होते हैं? ये नाक और मुख दोनों से उच्चारित होते हैं। केवल मुख से उच्चारित होने वाला है आपका निर्नुनासिक। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए जी अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। क्या कह रहा है? जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? अगला प्रश्न जल्दी से बताइए वीरो, जल्दी 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 बता दो। मैंने क्या कहा कि जीवा के आधार पर जो स्वरों के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? देखो वीरो, जीवा के आधार पर की बात हो रही है, तो आपके 3 प्रकार मैंने आप लोगों को लिखाए थे। एक लिखाया था आपका अग्र, एक लिखाया था मैंने मध्य, और एक लिखाया था मैंने पश्च। एक लिखाया था मैंने पश्च। ठीक है, अग्र में 4 हो गए, मध्य में 1 हो जाएगा, और पश्च में प्यारे दोस्तों आप लोगों के बाकी जो बचे हुए हैं वो सब पश्च में आ जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? आगे देखो, मुख विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? मुख विवर के आधार पर, अगला प्रश्न मैंने कहा मुख विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद मेरे वीर आप लोगों के होते हैं? इसका जवाब आप लोगों को देना होगा। देखिए मुख विवर शब्द आ गया, मुख विवर कह दो या मुख खुलने के आधार पर कह दो, आपका उत्तर होगा 4। कौन कौन से होंगे सर? एक होगा समृत स्वर, एक होगा अर्ध समृत स्वर, एक क्या होगा मेरे दोस्त? अर्ध समृत स्वर हो जाएगा, अर्ध समृत स्वर। एक हो जाएगा विवृत स्वर, एक हो जाएगा विवृत स्वर, और एक हो जाएगा अर्ध विवृत स्वर। एक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा, अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ूंगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसका जवाब। अगला प्रश्न मैंने कहा वर्णमाला का कौन सा अक्षर प्यारे दोस्तों पुल्लिंग नहीं है? इसका जवाब दे दो वीर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। मैंने कहा क्या क्या भैया वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ध्यान देना मेरी बात पर प्यारे दोस्तों, केवल और केवल अगर मैं बात करूंगा, जो प्यारे दोस्तों मैंने कहा आप लोगों से पुल्लिंग की अगर मैं बात करूंगा, यह बात का ध्यान रखना, इसका जवाब देना। देखो भैया क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? दोनों ई, दोनों ई किसके अंतर्गत आ जाएंगी? आप लोगों की स्त्रीलिंग के अंतर्गत।
दोनों ही किसके अंतर्गत आ जाएंगी मेरे दोस्त? आपकी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगी। बाकी सब जो है आपका किसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा? वो मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों का इसी के अंतर्गत। यहां पर बात क्लियर हो गई? यहां पर बात क्लियर हो गई है ना? एकदम बेहतर। ठीक, इतनी बात क्लियर। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन से शब्द में रीरी की मात्रा का उपयोग हुआ है? अगला प्रश्न का जवाब, इसका जवाब और दे दो भाई। मैंने कहा कि निम्नलिखित में कौन से शब्द में किसका प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों का हुआ है? इसका जवाब दे दो, जल्दी से बता दो, एकदम फटाफट बता दो, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बताओ जल्दी से, बताओ। वही वाह, वही वाह। देखो, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान देना, मेरी बात पर भी विशेष तरीके से ध्यान तो देना ही देना है आप लोगों को। ठीक है, देखो, अब देखो, उसने कहा रीरी की मात्रा। रीरी की मात्रा किस में दिखाई दे रही है? बस इसमें, ये वृष्टि में दिखाई दे रही है। बाकी किसी में प्यारे दोस्तों रीरी की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? ये व्यंजन से संबंधित प्रश्न आ गया आपका। मैंने क्या कहा? ये व्यंजन से संबंधित प्रश्न आ गया। देख सकते हो, स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन से जब मिलता है तो संयुक्ताक्षर बनता है। इसको सिद्ध करके जब व्यंजन पढ़ा दूंगा तब बता दूंगा। आगे, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसको क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, दो मात्राओं वाला तो लघु गुरु स्वर होता है, लघु वाला एक होता है। मूल स्वर आप लोगों के कितने होते हैं? चार, ए ई उ और एक रीरी, ये वाले होते हैं। ठीक है जी। और मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण बता दो कौन सा है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण बताना है आप लोगों को, कौन सा होगा? जल्दी बता दो। फिर इसके बाद मैं एक रचना लिख रहा हूं। रचना का प्यारे दोस्तों मतलब क्या? रचना लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। पहले इसको बता दो, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर, जल्दी बता दो। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर जो बनेगा मेरी तरफ से, जो भरसक बनेगा वो आप लोगों को कराया जाएगा, है ना? तो मैंने कहा प्यारे दोस्तों, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर की अगर मैं बात करूंगा, मूर्धन्य भी हो और ह्रस्व स्वर भी हो, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। बाकी सब व्यंजन है ये, और ये क्या है? स्वर। ठीक है, तो 8 में से आपके कितने क्वेश्चन आए जरूर बता देना। लेकिन प्यारे दोस्तों देखो, कुछ ट्रिक के माध्यम से एक मैं मेरे दोस्त आप लोगों को रचना बता रहा हूं, है ना? इस प्रकार से यही मुहिम मैं चलाऊंगा आगे चल करके, आप लोगों को मिलेगी भी। ठीक है, यार मैंने 10 स्मृति लिखी, मैं कह दूंगा यार, यार मैंने 10 स्मृति लिखी, यार मैंने 10 स्मृति 10 स्मृति लिखी, यार मैंने 10 स्मृति लिखी। ऐसी कर करके, छोटी छोटी कर करके हम याद कर लेंगे इसको। ठीक है, यार, या को अलग कर दो, रे को अलग कर दो। ठीक है, मैं शब्द आया है, इसको अलग कर दो, मैंने में मैं ले लो, और ने में प्यारे दोस्तों ने भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने में मैं कर सकते हो, बस केवल एक ये ऐसे बना रहा हूं, वो उसके अनुसार बना रहा हूं। 10 में दे ले लो और से अलग ले लो, से अलग ले लो। ठीक है जी, और बाद में स्मृति, स्मृति ये ऐसे ही ले लेना। ठीक है जी, और बात खत्म। अब कहोगे कैसे भैया जी, कैसे कैसे बना दी, किस किस तरीके से बना दी? तो या से बन जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की या मां, या से बन जाएगी या मां। रे से बन जाएगी आपकी रश्मि, है ना? रे से बन जाएगी रश्मि, रश्मि कर दो, है ना? और मैं से बना देना प्यारे दोस्तों मेरा परिवार, क्या बना देना? मेरा परिवार। और ने से बना देना प्यारे दोस्तों, एक शब्द आता है आपका नीरजा, क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का? नीरजा। और दे से बना देना मेरे दोस्त आप लोगों की आती दीपशिखा, कौन सी आती है? दीपशिखा, ये वाली आती है। और एक आता है आप लोगों का से, ये आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का सांध्य गीत, क्या आ जाएगा? सांध्य गीत। और इससे बन जाएगी स्मृति की रेखाएं,
क्या बन जाएगी? स्मृति की रेखाएं। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को बहुत बेहतर लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा। देखो यहां तक आज हमने पढ़ लिया है, बाकी हम कल आप लोगों की तीसरी डेमो प्यारे दोस्तों करेंगे, और उसके बाद मेरे दोस्त हम लोग जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो मैंने आप लोगों से कहा कि अंत में हम उसका निचोड़ भी लेकर के आएंगे, उसी टॉपिक का, यानी कि टॉपिक वाइज ही निचोड़ लेकर के आएंगे। उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और ये सभी रचनाएं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसकी रचनाएं हैं। ठीक है जी। महादेवी वर्मा की मैं मौखिक रूप से बता दे रहा हूं। नमस्कार, धन्यवाद।